नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तमाम बातें हो रही हैं इस देश में, तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन एक चर्चा बहुत जरूरी है और उस पर भी बात कर लेनी चाहिए, और वो है हमारी अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था, अगर आप वैश्विक स्थिति देखें, अगर पूरे दुनिया में देखें, तो एक ऐसी स्थिति आ रही है जब यहां हम लोग मंदी के बारे में बात कर रहे हैं, स्लो डाउन के बारे में, रिसेशन के बारे में बातचीत अब सब जगह हो ही रही है, उसका जिक्र हो रहा है। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो एक चीज बहुत प्रमुख रूप से अब चर्चा में आनी सामने शुरू हुई है, वो है रुपए का गिरता दर। कहां रुपया जब 40, 50, 60 था तब राजनीतिक रूप से बातें होती थी कि रुपया आईसीयू में चला गया, रुपया गिर रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार, ये नहीं वो नहीं। आज रुपया जब 80 हो गया है तब भी इसी किस्म की बातें हो रही हैं, लेकिन सरकार अपनी तरफ से दलील दे रही है कि ये वो 60 वाला दौर नहीं है। उस समय हम अपनी गलतियों की वजह से गिर रहे हैं, आज हम गिर रहे हैं क्योंकि एक ऐसी स्थिति बन गई है और सबसे धीरे गिर रहे हैं। बाकी करेंसीज को अगर आप देखें उससे कम ही गिर रहे हैं, तो इस वजह से इतना बड़ा संकट नहीं। अब ये तर्क है सरकार का, लेकिन ये तर्क कितना सही है और कितना गलत, बस इसी पर मुकाबला आज का होने वाला है। तो आज मुकाबला में जो सवाल हम पूछ रहे हैं, अब की बार 80 पार और गिरते लुढ़कते रुपए के लिए कौन जिम्मेदार। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। सुप्रिया श्रीनेट प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, विजय मेहता नेता बीजेपी और फाइनेंस मामलों के एक्सपर्ट हैं, आकृति भाटिया पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट एंड फैकल्टी मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी, और शशांक सौरभ आप इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। इस शो के फॉर्मेट में सब लोगों को अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाता है। मैं सबसे पहले सुप्रिया आपसे शुरू करना चाहता हूं, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। सवाल दोहरा दूं, अब की बार 80 पार गिरते रुपए के लिए कौन जिम्मेदार? जिम्मेदारी मोदी सरकार की है, और जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि 2014 के पहले जो कहते थे कि रुपया उसी देश में गिरता है जहां पर भ्रष्ट सरकार हो और प्रधानमंत्री की आबरू भी रुपए के साथ गिरती है, आज जब 80 के पार रुपया हो गया तो वो चुप हैं। उनको रुपए 58 पे मिला था और 8 सालों में वो 80 के पार करा दिया। किसी भी कारण से, चाहे वो कोरोना हो या रूस और यूक्रेन की वॉर हो, उसके पीछे ना छिपे। रुपए के गिरने के 2 कारण हैं, बेलगाम महंगाई और पूरी तरह से ध्वस्त अर्थव्यवस्था, और इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। मैं जरूर यह कहना चाहती हूं कि 2013 में भी रुपया 15% गिरा था, लेकिन उसी एक साल में 4 महीने के अंतर 59 से जो रुपया 69 पहुंच गया था, उसको वापस 58 पर लाया गया था। $12 बिलियन का विदेशी निवेश बाहर चला गया था, $35 बिलियन वापस लाया गया, और जीडीपी 5.1% से बढ़ाकर 6.9% एक साल के अंदर करी गई थी। क्योंकि आपको पहले समझना है समस्या क्या है और उसका मल्टी प्रोंग निवारण करना है। ठीक है, ये सरकार समस्या को डिनाई करती है। ठीक है, विजय मेहता आपका 1 मिनट। देखिए, ये जैसे आपने अभी अभी बोला है कि जो इंडिया में इस समय रुपये की डेप्रिसिएशन हो रही है वो वर्ल्ड मार्केट से बहुत कम है। आज अगर हम देखें तो किसी भी जगह पे डेप्रिसिएशन के 3 कारण हैं। एक तो पॉलिटिकल कारण है, एक इकोनॉमिक्स कारण है, और दूसरा एक अनरिलेटेड डेवलपमेंट, जिसको अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट, विच इज इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस ये जो यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई है। नाउ सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय यूएस में ब्याज दरें बढ़ रही हैं, और जब भी यूएस में ब्याज दरें बढ़ती हैं तब जितनी भी यूएस इंस्टीट्यूशन हैं वो वर्ल्ड से अपने फंड विड्रॉ करनी शुरू करती हैं और उनको वापस यूएस सिक्योरिटी में लगाना शुरू करती हैं। नेचुरली जब आपने देखा होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो हैं वो पिछले 6-7 महीने से ऑन अ डेली बेसिस दे आर सेलिंग देयर स्टॉक्स और अपना पैसा वो वापस अमेरिकन कंपनीज में ले जा रहे हैं। तो उसका नेचुरल है ये जो मेरी कांग्रेस की मित्र ने अभी अभी बोला है जी। उस समय इकोनॉमी का साइज बड़ा छोटा था और डिफरेंट था। ये आप डिटेल में अपनी बात कह लीजिएगा। शुरुआती वक्तव्य का 1 मिनट का समय खत्म हो गया, तो आगे जब इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे तो आप अपना पॉइंट रख लीजिएगा। आकृति भाटिया आपका 1 मिनट। जी, देखिए, दहाड़ता शेर, आसमान छूते दाम और जमीन को छूता रुपया, और अब की बार 80 पार
तो जो पेट्रोल के दाम है वो भी हम देख रहे हैं कैसे 100 पार हो गए हैं। तो ये आम आदमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाली बात है, जो कि लगातार हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ ये मामला है। जब आपका करेंसी वीक होता है तो डायरेक्टली इन्फ्लेशन होता है, और हमें पता है कि हम 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, जिसका डायरेक्ट असर पड़ेगा फर्टिलाइजर्स पे, और जो तेल के दाम है वो और बढ़ेंगे किसानों पर, और जो गरीब वर्ग है उन पर और भी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये जो बात चल रही है कि पहले जो है वो अलग स्थिति थी, आज अलग स्थिति है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रही हूँ जल्दी से। 2008 में जो विश्व संकट आई थी, उसमें ये कहीं एविडेंसेस पाए गए हैं कि भारत जो है वो काफी बेहतर स्थिति में था विश्व और बाकी देशों के मुकाबले। लेकिन आज जो स्थिति है, और कोविड का नाम लगाया जा रहा है, जबकि जो स्लो डाउन है और ये करेंसी वीकनिंग का जो दौर है वो कोविड से भी पहले से चल रहा था, शुरू हो गया था। ठीक है, ठीक है, तो वापस आऊंगा आपके पास। शशांक सौरभ, आपके शुरुआती वक्तव्य के लिए 1 मिनट। सबसे पहले तो रुपए को केवल डॉलर के आंकड़े में मत देखिए कि रुपया डॉलर के मामले मजबूत कमजोर हो रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है और डॉलर के मुकाबले सारी ग्लोबल करेंसियां कमजोर हुई हो, चाहे वो यूरो हो, जीबीपी हो, येन हो। अगर आप रुपए के परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं तो आप रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट देखिए, आरबीआई का डेटा देखिए। रुपया 4% एप्रिशिएट हुआ। इनफैक्ट आप केवल डॉलर के टर्म्स में रुपये को मत देखिए कि रुपया 80 रुपये पहुंच गया। मेरे को पैनलिस्ट को इतिहास से बड़ा लगाव है, इतिहास की बात में रखना चाहूंगा। 2004 में रुपया था 45 रुपए, 60 रुपए पहुंचा जब 2014 में मनमोहन जी की सरकार यहां से गई, तो 33% डेप्रिसिएशन रुपए में तब हुआ था। आज 60 रुपए से 80 रुपए पहुंचा है, तो 33% अभी भी हुआ है लगभग। वैश्विक परिस्थितियां क्या हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, और एक दूसरी बात और बोलना चाहूंगा कि भारत की एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम एक्सटर्नल सेक्टर हमारा मजबूत स्थिति में है। हमारा चाहे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो, चाहे शॉर्ट टर्म पेमेंट डेब्ट ऑब्लिगेशंस हो, हम हर तरीके से सही पोजीशन में है। हमारे पास इतना फॉरेक्स बफर है कि अगले 12 महीने के मर्चेंडाइज इंपोर्ट को हम फिनांस कर सकें। आखिरी बात मैं बोलना चाहूंगा, जल्दी से 1 मिनट खत्म भारत हो गया। में इतिहास में पहली बार 2003-4 में करंट अकाउंट डेफिसिट न होके करंट अकाउंट सरप्लस हुआ, वाजपेयी जी की सरकार थी। उसके बाद 10 सालों में क्या हुआ हम सबको पता है। क्या हमारे को सवाल का जवाब देंगे कि जो करंट अकाउंट सरप्लस वाजपेयी जी की सरकार छोड़ के गई, ठीक है, वो इतना वाइड करंट। ठीक है, चलिए तो शुरुआती वक्तव्य सब लोगों ने दे दिया, आपकी बातें सुन ली हमने। एक अंदाजा ये लगता है सुप्रिया जी और आकृति को सुन करके कि सरकार चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, अभी भी बहुत कुछ कर सकती है। तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सरकार है, चाहे तो इस स्थिति को सुधार सकते हैं। और अगर आप विजय मेहता जी और शशांक की बात सुने तो ये एक ग्लोबल सिचुएशन है जिससे हम सबको निपटना है, और शायद हम उस रफ्तार से नहीं गिर रहे हैं जितनी में बाकी करेंसीज गिर रही हैं। विस्तार से इस पे चर्चा जारी रखेंगे, मुकाबला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। सुप्रिया, शुरुआती वक्तव्य में आपने सुना शशांक और विजय जी दोनों का ये कहना है कि आप अगर और करेंसीज की तुलना में अगर देखें तो रुपया उस रफ्तार से नहीं गिरा है जैसे कि बाकी करेंसीज गिरी हैं। उनका तर्क यह है कि एक इंटरनेशनल फिनोमिनन है, ये उतना ज्यादा सरकार के कार्यकाल पर टिप्पणी नहीं है जितना एक अंतर्राष्ट्रीय एक स्थिति जो निर्माण हुई। रुपए पे अकेले बात नहीं की जा सकती और मैं इसका बिल्कुल डायरेक्ट आपको जवाब दूंगी। हाँ। लेकिन उसके पहले एक चीज अपने आपके माध्यम से दर्शकों से जरूर बात करना चाहती हूँ। ये कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट नहीं है, ये कोई नॉर्थ ब्लॉक और आरबीआई और सेंसेक्स और फॉरेक्स का डिबेट नहीं है, ये डिबेट आम आदमी का डिबेट है। क्या डिबेट है ये? जब रुपया टूटता है तो जरूरी चीजों के दाम बढ़ते हैं, जो कमर तोड़ महंगाई है वो और बढ़ेगी। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और महंगी होगी, बस का किराया, रेल का टिकट और बढ़ेगा, जो खाने वाला तेल है वो और बढ़ेगा, फ्रिज, टीवी, मोबाइल फोन और बढ़ेंगे। तो जब ये सब होगा तो क्या हमारी वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री कहेंगे जैसे हम लहसुन प्याज नहीं खाते, हम रुपए को भी इस्तेमाल नहीं करते? ऐसा तो नहीं होगा। उनको जवाब देना पड़ेगा, और जवाब देना इसलिए जरूरी है क्योंकि रुपए का राजनीतिकरण इन्हीं लोगों ने किया। 2013 का टेपर टैंट्रम हो या कुछ भी हो, जिसके बारे में अभी हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे,
आपने प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा का, डिग्निटी का, इज्जत का, आबरू की बात आपने करी। इसलिए आज आपसे पूछा जा रहा है कि जब रुपया रिटायर कर दिया 60 से, फिर उसको मार्गदर्शक मंडल में 75 के बाद भेज दिया, अब 80 में वानप्रस्थ भेज दिया है, तो अब तो आपकी भी आबरू गिर रही होगी। आपके अकॉर्डिंग, आप ही की बातों से आपके बातों का जवाब देना चाहते हैं, आबरू उजड़ रही है आपकी। इसके बारे में क्या करने चाह रही है सरकार? सरकार क्या करती है? कंबल सर तक ओढ़ लो, डिनायल में है, हे राम जी जगत बना ही नहीं। जगत बना है। उस जगत में जनवरी से अभी तक आरबीआई ने $40 बिलियन डाला है रुपए के गिरावट को थामने के लिए, लेकिन थम नहीं पा रही है वो गिरावट। क्यों? क्योंकि फॉरेन निवेशकों को भरोसा ही नहीं रह गया है इस सरकार के कार्यकाल पर या इस सरकार की नीतियों पर। दे हैव नो फेथ एंड नो कॉन्फिडेंस, इसलिए वो पैसा यहां नहीं लगाना चाह रहे हैं, लगातार बाहर जा रहा है। आपने डायरेक्ट सवाल पूछा कि वैश्विक, कभी कोरोना के पीछे छुपेंगे, कभी रूस यूक्रेन के पीछे छुपेंगे, कभी विश्व के पीछे छुपेंगे। आप कब तक रीजंस के पीछे छुपते रहेंगे? महंगाई भी वैश्विक है, ग्रोथ अधियादी जब से आए थे वो भी वैश्विक है, बेलगाम बेरोजगारी भी वैश्विक है, अब रुपए की गिरती स्थिति भी वैश्विक है। तो जब सब कुछ वैश्विक है तो विश्वगुरु यहां क्या करने बैठे हैं? सवाल तो ये पूछा जाएगा ना। आप तो लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, वो भी नहीं दिखाते हैं, आंखें मूंद लेते हैं। आप तो कहते थे आबरू गिर रही है, होड़ लगी हुई है दिल्ली की सरकार और रुपए में कौन ज्यादा तेजी से गिरेगा। आज हम वही सवाल कह रहे हैं, कौन ज्यादा तेजी से गिर रहा है, आप क्यों नहीं उस पर बोलते हैं? तो एक सवाल पूछना चाहता हूं सुप्रिया जी, इससे पहले कि मैं विजय जी के पास जाऊं। सरकारी सूत्रों से जो जानकारी मिली है मैं पढ़ना चाहता हूं कि हमको क्या बताया है और उस पर आपका जवाब। वो कहते हैं रुपी हैज फॉलन लेस देन मोस्ट, 6% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022। इसकी तुलना में यूरो जो है वो 11.6% गिरा है, येन 19.2% गिरा है और पाउंड जो है वो 13.2% गिरा है। रुपी जो है पैसा वो एप्रिशिएट किया है, यानी कि बढ़ा है उसकी वैल्यू बाकी करेंसी के मुकाबले। इसके अलावा 2013 से जब वो तुलना करते हैं, उनका ये कहना है कि व्हेन द रुपी वाज डेप्रिशिएटिंग अगेंस्ट ऑल मेजर करेंसीज नॉट जस्ट द डॉलर बिकॉज ऑफ एन इनहेरेंटली वीक इंडियन इकोनॉमी, 2013 से वो इस तरीके से तुलना करती है सरकार। इस पर आपका क्या जवाब है? सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो इस तरह के खर्रे भेजते हैं, जो फेक न्यूज पेडलर्स हैं सरकार में, ट्विटर पे भी उनमें से किसी ने कुछ कुछ बोला है, हाँ। उनसे मेरा एक सवाल है, या तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि रुपया टूट रहा है, या आप ये डिसाइड कर लीजिए कि रुपया अप्रिशिएट हो रहा है। अगर रुपया अप्रिशिएट हो रहा है तो करंट अकाउंट डेफिसिट पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने वाला है। तो पहले तो ये डिसाइड कर लें कि क्या करंट अकाउंट डेफिसिट पे खतरा मंडराएगा अगर रुपया अप्रिशिएट हो रहा है, और अगर रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है तो उसको संभालना आपका काम है। तो दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती, क्योंकि दो जो यहाँ पे भाजपा के एक पक्षधर है और एक जो भाजपा के प्रवक्ता है, वो जानते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। रुपया अप्रिशिएट कर रहा है तब भी चित मेरी, और रुपया जब डेप्रिशिएट नहीं कर रहा है तब भी पट भी मेरी, ऐसे नहीं चलेगा। अगर रुपया अप्रिशिएट कर रहा है, एक मिनट हाँ। और मैं एक बात जरूर आपकी जानकारी के लिए और लोगों की जानकारी के यहाँ पे रखनी इसलिए जरूरी है, 2013 से ये कंपैरिजन करते हैं। 2013 में मई से अगस्त तक रुपए की वैल्यू 15% गिर गई थी, 59 रुपए पे था, 69 रुपए में पहुंच गया था। लेकिन साल खत्म होने से पहले रुपया वापस 58 पर ले आए, $12 बिलियन ये देश छोड़कर गया था, $35 बिलियन लाए, और साथ ही साथ जो जीडीपी की ग्रोथ 5.1% हो गई थी उसको बढ़ाकर 6.9% कर दिया एक साल के अंदर। आपने क्या किया है? जनवरी से अभी तक रुपए को 7% गिरा कर बैठे हुए हैं, महंगाई 7% के ऊपर है, बेरोजगारी 7% के ऊपर है। तो ये जो 7 ईयर इच आपका चल रहा है, इसके बारे में आप क्या करिएगा और क्या कहिएगा? विजय जी आपका जवाब। अब आपने देख लिया जो तर्क आपने दिया और जो सरकार से जिसको सुप्रिया जी खर्रा कह रही हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप किस तरीके से जवाब देंगे? बात ये, सुप्रिया जी जो हैं वो इस बात को पूरे पॉलिटिकल एंगल से बोल रही हैं, जबकि जो रुपये की डेप्रिसिएशन है या डॉलर की स्ट्रेंथनिंग है, इट इज प्योरली एन इकोनॉमिक इशू एंड वी हैव टू एनालाइज इट इकोनॉमिकली। जैसे मैंने पहले कहा और जैसे आपने भी अभी बोला है, अगर रुपया सचमुच में दूसरी करेंसीज के जैसा गिरता तो आज $1 की कीमत कोई 85 रुपीज के करीब होती। आज हमारा रुपी स्ट्रांग है। आप देखिए यूरो कितना वीक हुआ, येन कितना वीक हुआ, बाकी वर्ल्ड की करेंसीज कितनी वीक हुई। और रुपए की स्ट्रेंथ का जो मेन कारण है वो ये है
कि इस समय हमारी इकोनॉमी फंडामेंटली स्ट्रांग है और हमारे आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को देखिए, दे आर एट अ ऑल टाइम हाई। आज जिन भी नहीं विजय जी, मैं आपकी बात से बस एक चीज समझना चाह रहा हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम उतना नहीं गिरे जितना गिर जाते, या जितना और लोग गिर रहे हैं। हमारे गिरने के फैक्टर्स कोई भी डोमेस्टिक फैक्टर नहीं है, वो सभी इंटरनेशनल फैक्टर हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है। आज अगर यूएस में महंगाई है, इट इज एट 40 इयर्स ऑल टाइम हाई। मैं अभी न्यूयॉर्क में था। न्यूयॉर्क में अमेरिका में जो पेट्रोल है, जबकि अमेरिका खुद पेट्रोल का प्रोडक्शन करते हैं, अमेरिका में पेट्रोल 106 रुपया पर लीटर है एज कंपेयर टू अबाउट 96 रुपीज इन इंडिया। और जो भी अब अगर रशिया और यूक्रेन की वॉर है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, आकृति, सुप्रिया का ये कहना है कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, विजय जी का कहना है ये इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार कहां जिम्मेदार है इस स्थिति के लिए, जैसे सुप्रिया जी कह रही हैं, और कितने हद तक इंटरनेशनल फैक्टर्स जिम्मेदार हैं जिसमें सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। मतलब जैसा भी लुढ़केगा इधर उधर होगा उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। देखिए, इन्हें बोलिए कि ये पॉलिटिसाइज नहीं करे मामले को, ये मामला प्योरली इकोनॉमिक। आकृति, आप इसको देखिए, अगर आप नाम लगाएंगे नहीं, लेकिन विजय जी देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये पॉलिटिसाइज क्यों होता है? क्योंकि हमने वो बयान 2012-13 के भी सुने, जब इसको एक पॉलिटिकल दृष्टिकोण से ही भारतीय जनता पार्टी ने उस समय प्रस्तुत किया था। अब मैं किसी के बिहाफ पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर तब बीजेपी राजनीतिक आर्गुमेंट देती है तो फिर आज अगर ये बोल दे कि नहीं भाई राजनीति मत करो, एक ही दिशा में बात करो, तो फिर या तो आप अब गलत हैं या तब गलत थे। तो मैं वापस आऊंगा आपके पास। आकृति भाटिया, आपका जवाब। देखिए, बहुत सरल मीनिंग होता है, अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है उसका मतलब है कि आपकी जो करेंसी है वो कम डिमांड में है। अगर आप तुलना करें यूएस की करेंसी यानी डॉलर की, तो अगर यूएस फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है और जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो वापस हट जाते हैं और डॉलर की तरफ चलते हैं, तो आप अगर कह रहे हैं कि इंटरनेशनल फैक्टर है, तो यहाँ पे आरबीआई कैन स्टेप इन द सेम वे एंड आरबीआई कैन आल्सो स्ट्रेंथन द रूपी। तो आरबीआई तो स्टेप इन किया ना आकृति। हाँ, लेकिन उसमें कई सारे और आपको फैक्टर्स करने पड़ेंगे जो आपका अभी क्या हो रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि जो हमारी कमर्शियल बोरोइंग्स है आज डॉलर 225.4 बिलियन है, उसके इंटरेस्ट रीपेमेंट्स की कॉस्ट जो है इतनी तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि ये इतना बड़ा डेप्रिसिएशन आप देख रहे हैं जिसको अब ये एक तरह से नकार रहे हैं। और अगर नकार रहे हैं तो एक सिंपल सी बात ये बता दीजिए कि इंपोर्ट्स क्यों महंगे होते जा रहे हैं। और उसमें अगर फाइनेंशियल ईयर में 2022 का ये एस्टिमेटेड इंटरेस्ट रेट पेमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो 55% है। तो अब सवाल ये है कि हमारा जो कर्जा है वो जीडीपी का 90% पहुंच रहा है और हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो गिरती जा रही है, जिसका ये मतलब है कि इंटरनेशनल कैपिटल और ट्रेड फ्लोज और भी कम हो सकते हैं। यूएस का इन्फ्लेशन आपके अकॉर्डिंग इंडिया से ज्यादा है? ये हर प्रवक्ता आके टीवी पर कहता है इंडिया में तो महंगाई नहीं है, यूएस में ज्यादा महंगाई है। अगर यूएस में ज्यादा महंगाई है, अगर आपकी बात नहीं मानी जाए तो मैंने ये बोला है कि बीच में मत बोलिए, यूएस में मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आई डोंट वर्षों की। अच्छा, ओके, गो अहेड। I did not speak in between. Offer me the same courtesy if you want me to be courteous with you. Thank you. आपके अकॉर्डिंग यूएस में इंडिया से ज्यादा महंगाई है? अगर ऐसा है तो इंडिया का रुपी तो स्ट्रांग होना चाहिए था, वीक क्यों हो रहा है? तो वहां पर भी चित भी मेरी, यहां पर भी पट भी मेरी। नहीं सर, या तो महंगाई पर एक बात तय करिए या तो रुपए पर एक बात तय करिए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं पॉलिटिसाइज ना करिए। कैसे पॉलिटिसाइज ना करा जाए साहब? कौन कहता था प्रधानमंत्री की इज्जत, प्रधानमंत्री की गरिमा? कौन आबरू की बात करता था? ये किसके शब्द है? आपकी जानकारी के लिए सुना दूं। ऑडियो नहीं आ रही। ये ताली ठोक ठोक कर अभद्र तरीके से कौन बोल रहा था? आज के प्रधानमंत्री मोदी जी। कौन कहता था होड़ लगी हुई है, आबरू लुट रही है प्रधानमंत्री की? मोदी जी। कौन कहता था रुपए की वजह से सब कुछ वीकनेस आ गई? निर्मला सीतारमण जी। आज कहती कोई वीकनेस नहीं है, सब चंगा सी। 2014 में देश के ऊपर कर्जा था 56 लाख करोड़ का।
आज वो 140 लाख करोड़ के पास पहुंच गया है। पर कैपिटा डेट हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा था 44,000 का, आज है 1,01,000 का। रुपया था 59 पर, आज है 80 के पार। ट्रेड डेफिसिट था 135 बिलियन डॉलर, आज है 190 बिलियन डॉलर। किस मुंह से आप कहते हैं कि सब कुछ चंगा सी है इकोनॉमी में? जी बिल्कुल। संकेत जी, एक डाटा मैं भी देना चाहूंगा। हाँ। सुप्रिया जी ने काफी आंकड़े दिए। एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो 2013 में 22.4%। कोरोना के 2 साल जीडीपी घटने के बावजूद एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो 20% दिसंबर 2021। बाकी जो ये आंकड़े दे रहे हैं कि डेट टू जीडीपी रेशियो ओवरऑल इंक्लूडिंग डोमेस्टिक डेट, एक बार जो इन्होंने एब्सोल्यूट नंबर बोला, एक बार उसको जरा परसेंटेज देखेंगे, थोड़ा अच्छी पिक्चर। दूसरी बात, इन्होंने बार बार बोला कि इतना आरबीआई ने कर दिया, 40 बिलियन डॉलर नहीं हुआ। थोड़ा सा इसमें तो सुधार करना चाहूंगा। आरबीआई ने ऑपरेशंस में 2 बिलियन डॉलर डाले हैं। बाकी जो आउटफ्लो है वो एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो है, विच इज अ कैपिटल आउटफ्लो। ठीक है, तो इसमें हमें थोड़ा सा इसको फॉरगेट करना पड़ेगा। स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते, टेक्निकल चीजें हैं और इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा। क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा है क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं, उसके चलते इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है हमारे देश में। 80% तेल हम आयात करते हैं, जो हमारा रुपया गिरा है हम तेल आयात कर रहे हैं, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है, कैस्केडिंग इंपैक्ट इन्फ्लेशन पे है। आप उससे डिनाई कोई नहीं कर रहा। विजय जी प्लीज। नहीं, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो ये फिगर्स कोट कर रही हैं वो फिगर्स जो हैं वो 100% करेक्ट नहीं है। मेरे पास में ऑल्टरनेट कर रही हैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, जैसे उन्होंने बोला। हाँ। मेरा एक फिगर को डिस्प्यूट कर दीजिए आप। मेरे एक फिगर नहीं, आपने बोला 2014 में जो हमारा ऋण था वो 56 लाख करोड़ था और वो 2022 में बढ़ गया है। लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट बोरिंग और प्राइवेट बोरिंग की बाइफर्केशन नहीं है, क्योंकि आज अगर इंडियन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और वो फॉरेन लोन ले रही है और फॉरेन कैपिटल इंडिया के अंदर आ रहा है, और आज जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं दे आर गोइंग इंटरनेशनल, तो वहां पे जो बोरिंग है अगर हम दोनों को अलग करेंगे तो हमें ये रियलाइज होगा कि गवर्नमेंट की बोरिंग में कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें इसकी ग्रोथ बढ़। तो आपने ऋण को 2 भाग में विभाजित किया है, एक सरकारी ऋण और दूसरा जो निजी क्षेत्र जो ऋण ले रहा है। राइट। हाँ जी। अच्छा सुप्रिया, मैं आऊंगा वापस आपके पास, आप अपनी बात रख दीजिएगा। हाँ विजय जी। हाँ, और दूसरा यह है कि जो आपने शुरू में बोला कि डॉलर क्या 80 के पार, मुझे लगता है कि अब सब चीजें पीक आउट हो रही हैं। इन्फ्लेशन भी पीक आउट हो रहा है और ये जो आपने देखा ऑयल का रेट भी आज नीचे आना शुरू हो गया। जो ऑयल $128 पर बैरल था ब्रेंट, वो आज $100 से कम है। विजय जी देखिए, ये उम्मीद से रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कुछ बात वैसी लगती है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं फिर से ये कहूंगी कि ये चित भी मेरी पट भी मेरी। इन्फ्लेशन हमारा यूएस से कम है, अगर ऐसा है तो रुपया तो बढ़ना चाहिए था। अच्छा भाई, नहीं कोई नहीं, रुपया जो टूट रहा है वो वैश्विक के नाते है। जी नहीं, आपका रुपया लगातार गिरता जा रहा है, आपकी महंगाई बढ़ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है। अब कहा गया मैन्युफैक्चरिंग बाहर जा रही है देश से, तो भैया अपने बब्बर शेर को चुप कराओ। आप तो कहते थे बब्बर शेर है यहाँ पर, आप तो कहते थे मेक इन इंडिया होने जा रहा है। वक्त बहुत कम है मेरे पास, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट्स आकृति और उसके बाद विजय जी। मैंने सिर्फ एक बात जी मैं ये कह रही हूँ, सच्चाई ये है कि अभी इकोनॉमी जो है वो शैम्बल्स में। आप प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। रुपये की जो डेप्रिसिएशन, एक एक करके विजय जी अब आपको लास्ट वर्ड दे देंगे। हाँ आकृति जल्दी से। मैं कह रही हूँ कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है जिसकी बात अभी हो रही है, 1,63,000 करोड़ जो है इंडिया की इक्विटी मार्केट से निकाले गए हैं, इसीलिए रुपी डेप्रिशिएट हुआ है और डॉलर की डिमांड बढ़ी है। तो आप तो बोल रहे थे कि मेक इन इंडिया, एफडीआई, एफआईआई को आप पुल करेंगे, तो अगर आपके फॉरेन रिजर्व्स इतने अच्छे हैं तो आपका मेक इन इंडिया कहां गया? जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ये मुकाबला जारी रखें। जी ब्रेक ले लेते हैं। वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देश जो है वो बेहतर कर रहे हैं, तो हमें मतलब इसमें बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा कि कहां गए ये सारी जो डीमोनेटाइजेशन, गलत जीएसटी और मेक इन इंडिया की सब फ्लॉप। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद मुकाबला जारी रहेगा जिसमें हम अपने क्लोजिंग कमेंट्स लेंगे। बने रहिए हमारे साथ।
मुकाबला के तीसरे भाग में आपका स्वागत है जी। शशांक जी, आपके क्लोजिंग कमेंट्स, आप कुछ कहना चाहते थे। संकेत, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एफपीआई की बात हो रही है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। एफपीआई आउटफ्लो, करंट अकाउंट डेफिसिट, रुपया गिर रहा है, उसके चलते हमारा क्रूड ऑयल बिल अपने आप बढ़ रहा है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, सब कुछ ठीक है, कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन कम से कम इतनी ईमानदारी तो रखिए, इतनी नैतिकता तो रखिए कि जो वैश्विक परिवेश है उसके बावजूद सबसे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया। आप एफपीआई को, हॉट कैपिटल है, उसको एफडीआई से कंपेयर मत कीजिए। हमारे पास अभी भी अच्छा खासा एफडीआई इनफ्लो है, और तमाम परिस्थितियों के बावजूद आप केवल $10 के परिप्रेक्ष्य में इस पे रिबटल आ रहा है। एक सेकंड, दो लोग एक कर, मेरी गुजारिश है एक करके। डेप्रिसिएशन हुआ। हाँ, कह लीजिए, अपनी बात खत्म कीजिए, फिर राइट टू रिप्लाई। इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का कंसेप्ट है, वो एक रिलेटिव कंसेप्ट है, आइसोलेशन में मत देखिए। आइसोलेशन में मत देखिए। सुप्रिया जल्दी से आपका जवाब। अब दिक्कत की बात यह है ना, अपने एक मायाजाल में फंसकर फिर उधर उधर की बातें मत करिए। इन्होंने यहां पर क्या बोला, बड़ी गजब बात बोल दी। इन्होंने कहा इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग, जी नहीं, इंडिया थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, अब 193 देशों की लिस्ट में 164th फास्टेस्ट ग्रोइंग हो गई है। प्लीज चिल्लाइए मत और मेरी बात सुनिए। आप इतना बौखलाई मत, आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं, आप समर्थक है, समर्थक बन के बात करिए, कोई हाय तौबा करने की जरूरत नहीं। 164 पे हम पहुंच चुके हैं। तो इस तरह के ढोल पीटना बंद, इसी ढोल पीटने के कारण आज हम यहां पहुंचे, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि दिक्कत है। तो जब एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो इलाज किसका करेंगे? प्रथम कंडीशन, डॉक्टर अगर सक्सेसफुल इलाज कर सके तो ये होती है, आप मानिए तो बीमारी है, यहाँ पर तो जी चंगा सी, बहुत बढ़िया एक दूसरे की पीठ ठोको। रुपया टूट रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ग्रोथ खत्म हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक, ध्वस्त है अर्थव्यवस्था, लेकिन यहाँ पर जी सब चंगा सी। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। तो विजय जी, अपने क्लोजिंग कमेंट्स देखें, बने रहिए हमारे साथ। और एक बार फिर से आपका स्वागत है जी। विजय जी, आप कुछ कहना चाहते थे? मैं ये कह रहा हूं कि जो यूएस के बारे में मैंने बोला कि ये रिकॉर्ड की बात है कि इस समय जो यूएस में इन्फ्लेशन है, दैट इज द हाईएस्ट इन 40 इयर्स ऑफ यूएस इकोनॉमी। मैंने उसका इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया था। दूसरा, मैंने ये बोला है कि जो इंडियन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वो अब इंडिया के बाहर भी जा रही है। आज आप देखिए टाटा ग्रुप को, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो अपनी पकड़ है क्यों नहीं वो करा नहीं पा रहे, क्यों नहीं जा रहे बाहर, क्यों जा रहे हैं? नहीं, यहाँ पे बनाइए ना नौकरी, निवेश कराइए, क्या हो गया, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, यहाँ पर निवेश क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर नौकरी? अब आप मेरी बात सुनिए ना, अगर आप सुन लीजिए, फिर मैं जवाब कहाँ से दूंगा? इस बात का जवाब दे दीजिए विजय जी। मैं दे तो रहा हूँ कि जो बाहर जाने के बजाय यहाँ हिंदुस्तान में ही हिंदुस्तानी कंपनी क्यों नहीं बना रही? ये सारी कंपनी जवाब ले लें। देखिए, अब विश्वगुरु बन गए हम, अवतार आ गए यहाँ पे। जवाब ले लें। हर जगह का एक डिमांड और सप्लाई पैटर्न है। आज अगर टाटा स्टील इंडिया के अंदर अपनी डिमांड पूरी कर रहा है और उसके बाद वो यूएसए में यूनिट खरीद रहा है, यूके में यूनिट खरीद रहा है। आज इंडियन टाटा मोटर्स इंडिया में कार बनाने के बाद में उन्होंने जैगुआर यूके में जाके खरीदी है, तो वो वर्ल्ड ओवर अपने ऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और चलिए ये तो चर्चा चलती ही रहेगी। देश छोड़ के चले गए क्योंकि आप संभाल नहीं पा रहे अर्थव्यवस्था को, क्योंकि आपने देश के टुकड़े टुकड़े करने पर आमादा और लोगों को विश्वास नहीं, ना आपकी नीति पर, ना आपके नियम और कानून पर। ठीक है, सुप्रिया शिनेट, विजय मेहता, आकृति भाटिया और शशांक सौरभ, मेरे पास समय इतना ही है। अब जैसे कि विजय जी ने बताया है कि रुपया बहुत तेजी से दोबारा सुधरेगा, तो जब सुधरेगा तब फिर से बहस करेंगे। सिर्फ गिरने पे ही बहस नहीं करेंगे, सुधरने पे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुकाबला में शामिल होने के।